मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सुनैना की ये कहानी। बड़ी देर से वो मुझे घूरे जा रहा था और मैं उसे इग्नोर किए जा रही थी। मैंने आधा घंटा उसकी घूरती नज़रों को झेला। फिर मैं खड़ी हुई। अगला स्टेशन मेरा ही था। कुछ देर में मेट्रो रुकी और मैं जनकपुरी स्टेशन पर उतर गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो भी मेरे ही पीछे था। मैं डर गई और तेज कदमों से आगे बढ़ी। मैंने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा तो वो मुझसे चंद कदम ही दूर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मेरे कानों तक आवाज़ आई, सुनीता जी। किसी अजनबी के मुंह से अचानक अपना नाम सुनकर मैं ठहर गई। मैं फिर से पीछे मुड़ी तो वो आदमी मेरे करीब आ गया और बोला, आप सुनीता ही है ना? मैं बोली, आप कौन हैं और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? वो बोला, मैं रवि, सुनैना का दूसरा पति। मेट्रो में आप मेरे सामने वाली सीट पर ही बैठी थी। मैं बहुत देर से आपको पहचानने की कोशिश कर रहा था। जनकपुरी मेट्रो के एग्जिट पॉइंट पर मैं एक अजनबी से बातें कर रही थी। आते जाते लोग हमें देख रहे थे। वो अजनबी जिस सुनैना की बात कर रहा था उसे मरे हुए 2 साल हो गए थे। मायके में सुनैना मेरे पड़ोस में ही रहती थी और मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। मैं बोली, सुनैना तो अब इस दुनिया में नहीं है और आप मुझे कैसे पहचान गए? मैं तो कभी आपसे मिली ही नहीं। रवि बोला, आप 2 मिनट रुकिए, मैं काउंटर से अपना टिकट चेंज करवा कर आता हूँ। दरअसल मेरा टोकन दशरथपुरी तक का ही था, लेकिन आपके चक्कर में मैं जनकपुरी तक आ गया। 2 मिनट बाद ही रवि जनकपुरी मेट्रो के बाहर मेरे साथ सीढ़ियों पर बैठा था। वो बोला, सुनैना से शादी के बाद वो 3 साल तक मेरे साथ रही। इस बीच हमारी एक बच्ची भी हुई। सुनैना तुम्हें बहुत याद करती। तुम्हारे साथ कॉलेज के दिनों को याद कर बड़ी खुश होती। शादी की एल्बम में उसके साथ ज़्यादा फ़ोटो तुम्हारी ही है, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान गया। मेरे ससुराल में तुम्हारा घर सुनैना के घर के बगल में ही है। मैं अपने ससुराल में भी कई बार तुमसे मिल चुका हूँ, शायद तुम्हें याद ना हो। मैं बोली, अब तो आप बिल्कुल बदल गए हैं। पहले तो आप काफ़ी मोटे ताज़े हुआ करते थे और तब आपके चेहरे पर दाढ़ी मूछें भी नहीं थी, इसीलिए मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। रवि ने कहा, सुनैना से मेरी शादी के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी और से प्यार करती होगी, लेकिन 2 साल पहले एक दिन अचानक सुनैना गायब हो गई। वो कहाँ गई आज तक किसी को नहीं पता। पुलिस से लेकर तमाम रिश्तेदार तक सुनैना की खोज खबर में लगे हैं, लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं। वो कहाँ गई किसी को मालूम नहीं। वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी। अगर वो किसी और के साथ गई है तो 2 साल में उसे अपनी मासूम बच्ची की याद तो ज़रूर आई होती। 1 हफ्ता पहले मुझे मेरे एक जानकार से खबर मिली कि उसने सुनैना जैसी औरत को दिल्ली के दशरथपुरी इलाके में देखा। तो मैं मुरादनगर से अपने बैंक की छुट्टी लेकर यहाँ चला आया और तब से अपने दोस्त के यहाँ रहकर मैं सुनैना की तलाश में भटक रहा हूँ। तुम्हें देखा तो एक उम्मीद जगी कि तुम सुनैना के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानती होगी। रवि की पूरी बात सुनकर मुझे रवि पर तरस आने लगी। मैं बोली, सुनैना मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हम दोनों साथ रहे। सुनैना की पहली शादी हुई। शादी के 2 साल बाद ही सुनैना के पति की मौत हो गई। तब वह फिर से मेरठ आ गई और 1 साल विधवा होने का कलंक झेलती रही। तब आपका रिश्ता आया और उसकी दूसरी शादी आपसे हो गई। हम सभी सहेलियां तब आपकी बहुत बड़ाई करते थे कि दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग भी हैं जो किसी विधवा का सहारा बनने के लिए आगे आते हैं। जब सुनैना अचानक गायब हुई तो इस बात की जानकारी मुझे भी हुई, लेकिन तब मेरी शादी हो गई थी और मैं अपने पति के साथ दिल्ली आ गई थी। धीरे धीरे मैं भी अपनी सबसे अच्छी सहेली को भूल गई और आज इस तरह मैं अपनी सहेली के पति से मिलूंगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप इतनी बड़ी दिल्ली में सुनैना को ढूंढेंगी कैसे? रवि ने कहा, इतनी बड़ी दिल्ली में जब आप मुझे यूं अचानक मिल सकती हैं तो अब मुझे यकीन है कि मेरी सुनैना भी मुझे मिल जाएगी। मैंने कहा, अगर सुनैना ने दूसरी शादी कर ली हो और वो खुश हो तो आप क्या करेंगे? रवि ने कहा, तो मैं उससे बस
इतना ही पूछकर वापस चला जाऊंगा कि मेरे कसूर क्या था जो उसने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। मैंने कहा कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि अच्छे लोग भी बुरे नज़र आते हैं। खैर, आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं जनकपुरी में ही रहती हूँ। आप जब तक यहाँ हैं कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं या कभी मन करे तो मेरे घर भी आ सकते हैं। मेरे पति सेकंड हैंड लग्जरी गाड़ियों की खरीद फरोख्त का बिजनेस करते हैं। कभी कभी कोई कार देखने मुझे भेज देते हैं। आज मैं नोएडा एक यूज्ड कार देखने गई थी। वहीं से लौट रही थी कि आपसे मुलाकात हो गई। 1 घंटे तक मैं और रवि जनकपुरी मेट्रो के एग्जिट गेट की सीढ़ियों पर बैठे बातें करते रहे। उसके बाद रवि वहाँ से दशरथपुरी के लिए चला गया और मैं अपने घर आ गई और घंटों तक सुनैना के बारे में सोचती रही। मेरे हस्बैंड सुनील अपनी ड्यूटी से घर लौटे तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। वो बोले, सुनीता, तुम भी ना बेकार में टेंशन लेती हो। तुम्हारी सहेली को रवि पसंद नहीं होगा शायद, इसीलिए वो उसे छोड़कर कहीं चली गई होगी। इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, थोड़ी देर में अजय यहाँ आने वाला है। कल जो मैंने तुम्हें एक गाड़ी के पेपर दिए थे वो अजय को दे देना। अजय मेरे हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर था, अक्सर घर आया करता था। पिछले महीने वही मेरे हस्बैंड की महंगी गाड़ी ठोक कर ले आया था, इसीलिए मैं अजय से गुस्सा थी। मैं बोली, एक मकान भी अजय के नाम ही क्यों नहीं कर देते, हम फुटपाथ पर रह लेंगे। मेरी इस बात को सुनकर सुनील मुस्कुरा गया और बोला, तुम्हें पता है कि अजय मेरा बिजनेस पार्टनर ही नहीं मेरे भाई जैसा है। उसी की वजह से मैं यूज्ड कार के बिजनेस में हूँ, वरना कहीं जॉब कर रहा होता। अच्छा, आज जो कार तुम देखने गई थी उसके बारे में तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। मैं बोली, आगे से मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने जिगरी दोस्त अजय को ही भेज देना। सुनील ने कहा, इतना टेंशन ना लिया करो सुनीता, जब से सुनैना की आत्मा तुम्हारे दिमाग में घुसी है ना, तब से तुम बात बात पर चिढ़ने लगी हो। सुनैना का भूत उतार दो, अपने दिमाग से उसे भूल जाओ। अपने पति सुनील की बात मानकर मैं भी सुनैना को भूलने की कोशिश करती रही। एक दिन रवि का कॉल आया। उसने बताया कि सुनैना तो नहीं मिल पाई, इसीलिए वो वापस मुरादनगर जा रहा है। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। रवि के कॉल के बाद मैं फिर से सुनैना के बारे में सोचने लगी कि आखिर कोई अपने मासूम बच्चे को छोड़कर पिछले 2 साल से ऐसे गायब हो सकता है भला। मेरा भी एक 4 साल का बेटा है। मैं तो कुछ घंटे ही अपने बच्चे से दूर नहीं रह पाती हूँ। कभी कभी सुनील के काम से बाहर जाना पड़ता है तो पूरे दिन उसकी चिंता होती है और जब तक घर में आकर उसे देख ना लूँ मुझे चैन नहीं मिलता। हालांकि घर पर मेरी गैरहाजिरी में मेरी सास मेरे बच्चे आकाश को मेरी कमी महसूस होने नहीं देती। मुझे तो लगता था कि शायद सुनैना अब इस दुनिया में है ही नहीं। वो ज़रूर किसी ऐसे हादसे का शिकार हो गई होगी जिसमें किसी को उसकी लाश ही ना मिल पाई हो, या लावारिश लाश समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया हो। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अजय के कहने पर एक दिन मैं हौज खास एक कार देखने गई। वापसी में मेट्रो की मेजेंटा लाइन से जनकपुरी के लिए मैंने मेट्रो पकड़ ली। मैं मेट्रो के महिला कोच में बैठी हुई थी और मैंने पालम मेट्रो को पार किया ही था कि मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी, जिसे देखते ही मैं चौंक पड़ी। थोड़ा और गौर से देखने के बाद मैंने उस औरत को अच्छी तरह पहचान लिया था। ये मेरी सहेली सुनैना ही थी। मैंने मास्क लगा रखा था, इसीलिए वो मुझे नहीं पहचान सकती थी। मैं उसे देख ही रही थी कि दशरथपुरी स्टेशन आ गया और वो वहीं उतर गई। मैं भी मेट्रो के दूसरे दरवाजे से दशरथपुरी उतर गई और सुनैना का पीछा करने लगी। मेट्रो से बाहर निकल सुनैना ने बैटरी रिक्शा किया तो मैं भी एक बैटरी रिक्शे वाले को रोककर उसमें बैठ गई और उससे आगे वाले रिक्शे के पीछे पीछे चलने को कहा। कई गलियों को पार करते हुए सुनैना का रिक्शा बी ब्लॉक के शनि मंदिर पर जाकर रुका। सुनैना ने रिक्शे वाले को किराया दिया और एक गली की ओर बढ़ गई। मैं भी झट से उतर गई। उसके पीछे पीछे आगे बढ़ी सुनैना जब 4 मंजिल एक फ्लैट के अंदर दाखिल हुई तो मैं
वहीं रुक गई और फ्लैट के नंबर प्लेट की फ़ोटो लेने लगी। तभी मेरी नज़र फ्लैट के अंदर पार्किंग में खड़ी कार पर पड़ी। मैंने करीब गौर से उस कार को देखा तो ये मेरे पति सुनील की कार थी। मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने झट प्लेट की पार्किंग में खड़ी अपनी कार की फ़ोटो ले ली और सुनील को फ़ोन लगा दिया। मैं बोली, कहाँ हो सुनील? सुनील बोला, अभी तो करोल बाग ऑफिस में ही हूँ, 11 बजे तक घर पहुँचूँगा। तुम कहाँ हो? मैं बोली, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है सुनील ने कहा, गाड़ी तो मेरे ऑफिस के पार्किंग में खड़ी है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें गाड़ी की ज़रूरत है क्या? कैब कर लो। सुनीता, नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। सड़क पर अपनी गाड़ी जैसी एक कार नज़र आई तो मुझे लगा कि तुमने अपनी गाड़ी फिर अपने दोस्त अजय को दे दी है। इससे आगे मैं सुनील से कुछ ना बोल पाई और दशरथपुरी की उस गली से वापस जनकपुरी अपने घर आ गई। घर आई तो फ्रेश होकर अभी किचन की ओर बढ़ ही रही थी कि मेरी सास ने कहा, सुनीता, अगर थक गई हो तो आराम कर लो, शाम का खाना मैं बना देती हूँ। आकाश को मैं पार्क ले गई थी, वहाँ जी भर के खेला है और थक कर सो गया है। उठेगा तो मैं उसे खाना खिला दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोली, ठीक है माँ जी, आज सिर में तेज़ दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर पड़ी और सोच में डूब गई। मेरा पति मुझसे इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? जिस सुनैना को पिछले 2 साल से उसका पति ढूंढने में लगा है, वो सुनैना मेरे पति सुनील की रखेल बनकर दशरथपुरी में रह रही है। क्या पिछले 2 साल से सुनैना सुनील के साथ है? क्या दोनों शादी कर चुके हैं? इसलिए सुनील कभी भी घर में टिकता नहीं था। संडे को पूरी दुनिया घर में रहती है, लेकिन सुनील कहता है कि उसे संडे को भी ऑफिस में काम रहता है। कई बार तो रात को घर में भी नहीं आता। कहता है कि ऑफिस के काम से कहीं चला गया था। मैं 5 साल से सुनील की बीवी होकर भी उसे आज तक पहचान नहीं पाई थी, लेकिन आज वो मेरे सामने पूरा एक्सपोज हो चुका था। यही सब सोच कर मेरा सर दर्द करने लगा था। तभी सुनील घर में आ गया और अपनी माँ से मेरी तबीयत ख़राब होने की खबर पाकर सीधा मेरे पास आ गया और बोला, सुनीता, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो डॉक्टर के पास ले चलो। मैं बोली, नहीं, मैं अब ठीक हूँ। इतना बोलकर मैं सीधे किचन की ओर निकल गई और अपनी सास के साथ रात का खाना बनाने में जुट गई। मेरी सास मुझे बेटी की तरह मानती थी। सास के होते मुझे कभी मेरी माँ की याद नहीं आती थी, लेकिन आज मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही थी। मैंने सुनील को भनक तक नहीं लगने दी और अगली सुबह जैसे ही सुनील अपनी ड्यूटी के लिए निकला, उसके पीछे पीछे मैं घर से निकल गई। वो कार के साथ उसके पीछे मैं ऑटो में थी। मैंने करोल बाग तक उसका पीछा किया। जब वो अपने ऑफिस के अंदर दाखिल हो गया तो मैं घर लौट आई। मैंने लगातार 1 हफ्ता पीछा किया, लेकिन सुनील हर बार मुझे अपने ऑफिस जाता मिलता। फिर मैंने मोबाइल से सुनील की कार की फ़ोटो को गौर से देखा कि शायद उस दिन मुझे वहम हुआ हो, लेकिन वो फ़ोटो सुनील की कार की ही थी। अगले दिन मैंने अपनी सास से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए मेरठ जाना चाहती हूँ, अपनी माँ के पास। सास ने खुशी खुशी मेरी बात मान ली और मेरे मायके जाने की तैयारी में हाथ बटाने लगी। अपनी सास के होते हुए मुझे अपने बेटे आकाश को छोड़कर जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। आकाश मेरे बिना आसानी से रह सकता था, लेकिन अपनी दादी के बिना वो एक पल भी चैन से नहीं रह पाता था। मुझे यूं अचानक मायके जाने की बात जानकर सुनील को अजीब लग रहा था। वो बोला, कुछ दिनों से तुम थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो, आखिर बात क्या है? सुनीता, मैं बोली, माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए मुझे निकलना होगा। मैं 1 हफ्ते में लौट आऊँगी। और मैं सुबह की बस से मेरठ के लिए निकल गई। मेरे मेरठ आने की खबर से मेरे भैया, भाभी और मेरी माँ बेहद खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं अपने छोटे से बच्चे को अपनी सास के हवाले कर मेरठ आ रही हूँ तो ये बात उन्हें समझ नहीं आई। मैं मेरठ पहुँच गई और माँ से बोली कि आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं 1 सप्ताह के लिए मिलने चली आई। मेरठ में मेरे घर के पड़ोस में ही सुनैना का घर था। उसके घर में हमारे घर का पुराना रिश्ता था, इसीलिए मायके पहुंचने के अगले ही दिन मैं सुनैना के घर पहुंच गई।
वहाँ सुनैना की माँ और भाभी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। सुनैना के बारे में पूछने पर सुनैना की माँ उदास हो गई और बोली, 2 साल से सुनैना की कोई खबर नहीं, वो जिंदा भी है कि मर गई मालूम नहीं। मैंने सुनैना की माँ से पूछा, चाची, सुनैना के पहले हस्बैंड की मौत के बाद क्या सुनैना किसी और से प्यार करने लगी थी? सुनैना की माँ बोली, मालूम नहीं, दरअसल सुनैना अपने दिल की बातों को किसी से नहीं बताती थी। फिर भी मैं इतना जानती हूँ कि वो रवि से खुश नहीं थी। पहले पति की मौत के बाद वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जवान औरत कब तक यूं अकेली रहती, इसीलिए हम लोगों की जिद के आगे उसे मजबूर होकर रवि के से शादी करनी पड़ी। उसे अपनी दूसरी ससुराल में बहुत कुछ झेलना पड़ा। वो मुझे कुछ ना बताती, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं उसके चेहरे पर पढ़ लेती थी। सुनैना की माँ से सुनैना के बारे में इतना कुछ जानकर मैं बेहद हैरान थी। अगले ही दिन मैंने रवि को कॉल किया। उसे पता चला कि मैं मेरठ आई हुई हूँ, तो वो मुरादनगर से मेरठ के लिए निकल पड़ा। शाम को मैं रवि के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। मैंने उसे सुनील और सुनैना के बारे में कुछ नहीं बताया और मैंने रवि से सीधा सवाल किया, सुनैना के साथ तुम्हारे घर वालों का बर्ताव कैसा था? रवि ने कहा, शुरू में मेरी माँ और भाभी का रवैया सुनैना को लेकर ठीक नहीं था, क्योंकि मेरे घर वाले विधवा से मेरी शादी को लेकर खुश नहीं थे। जब सुनैना ने लड़की को जन्म दिया तो सुनैना को लेकर मेरी माँ का नज़रिया बदल गया, लेकिन मेरी भाभी के कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो सुनैना से और ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। लेकिन ये तो कोई वजह नहीं हो सकता सुनैना के घर छोड़ने के लिए। वो भी दूध पीते बच्चों को छोड़कर। रवि की बातों से मुझे सुनैना के इतिहास के बारे में और भी जानकारियाँ मिल गई थी, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि सुनैना भागी क्यों, वो भी मेरे पति सुनील के साथ। या तो रवि बहुत कुछ छुपा रहा है या इसमें मेरे पति सुनील का पूरा हाथ है। अब मैं समझ गई थी कि सुनील मुझे बहाना करके जब 2-2 दिन के लिए दिल्ली से गायब होता तो वो सुनैना के पास ही आता होगा, और जब दोनों को लगा कि उनकी अय्याशियों का भांडा फूट जाएगा तो सुनील ने सुनैना को दिल्ली बुला लिया और किसी को कानों कान खबर तक ना लगने दी। मेरठ आए मुझे 1 सप्ताह हो गए थे। मुझे अपने बच्चे आकाश की याद सताने लगी थी, इसीलिए मैं दिल्ली पहुंच गई। सुनील अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं किसी भी तरह उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, लेकिन ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने रवि को कॉल कर उसे दिल्ली बुला लिया। वो अगले ही दिन दिल्ली पहुंच गया। मैं उसे जनकपुरी एक पार्क में मिली और मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बातों को सुनकर उसकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। थोड़ी देर वो सर पकड़कर बैठा रहा, फिर बोला, पिछले 2 साल से किसी ने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं था। सुनील का घर यानी कि तुम्हारी ससुराल और मेरा घर आसपास ही है। सुनील शादीशुदा है और उसकी फैमिली दिल्ली में रहती है। ये सोचकर उस पर किसी ने शक नहीं किया। क्या गजब की प्लानिंग की है दोनों ने मिलकर। अब मुझे पूरी बात समझ आ गई। सुनैना दशरथपुरी के बी ब्लॉक में रह रही है। ये जानकर तो मैं और ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि मैं दशरथपुरी के एफ ब्लॉक में अपने दोस्त के यहाँ 15 दिन तक रुककर उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली थी। खैर, अब बताओ कि करना क्या है। मैंने सुनैना के फ्लैट का एड्रेस और सुनील की गाड़ी की फ़ोटो रवि के व्हाट्सएप पर सेंड कर दी और बोली, करना ये है कि तुम्हें बी ब्लॉक में सुनैना के फ्लैट पर नज़र रखनी है। जैसे ही सुनील वहाँ पहुँचे तो तुरंत मुझे खबर कर देना। तुम्हारी बीवी सुनैना और मेरा पति सुनील दोनों को हम रंगे हाथों पकड़ लेंगे। धीरे धीरे 5 दिन बीत गए। रवि बड़ी मुस्तैदी से अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन इस बीच सुनैना के फ्लैट पर सुनील नहीं गया। संडे का दिन था और सुबह सुबह मैंने देखा कि सुनील मुझसे पहले उठकर बाथरूम में घुसा हुआ है। मैंने पूछा, आज संडे है, आज भी कहीं जाना है क्या? सुनील ने कहा, हाँ ज़रूरी काम है, दोपहर तक लौट आऊँगा।
मैं अपने कमरे में गई और मैंने तुरंत रवि को कॉल लगा दिया। उसे बी ब्लॉक पर नज़र रखने को कहा। थोड़ी देर में सुनील अपनी गाड़ी लेकर निकल गया और मैं भी उसके पीछे निकल पड़ी। मैं लगातार रवि से फ़ोन पर बनी हुई थी। आधे घंटे में ही रवि ने मुझे बताया कि सुनील की कार सुनैना के फ्लैट में घुसी है। मैं बोली कि तुम उसके पीछे फ्लैट में जाकर सुनैना के फ्लैट की पहचान करो, मैं बस 2 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। थोड़ी ही देर में मैं और रवि उस फ्लैट के दरवाजे पर खड़े थे, जिसके अंदर मेरा पति था और रवि की पत्नी थी। मैं डोरबेल बजाने की बजाय दरवाजे पर लात मारने लगी, तभी दरवाज़ा खुला। सामने सुनैना थी। अपने पति रवि को सामने देख वो होश खो बैठी। मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे सुनील भी नज़र आ गया और मुझे देखते ही उसकी हालत भी सुनैना जैसी हो गई। मैं अपने गुस्से को काबू न कर पाई और मैंने सुनील को गिरेबान से पकड़ लिया। वो कुछ कहता उससे पहले ही मैंने 3-4 थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिए। मैं चिल्लाई, सुनील, तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया, मैं सोच भी नहीं सकती। सुनैना तुम्हारी दूसरी बीवी है और तुम सुनैना के तीसरे पति हो। तुम दोनों ने अपनी अय्याशियों के चक्कर में 2 घरों को तबाह कर दिया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। मैंने गुस्से में अपना फ़ोन निकाला ही था कि तभी अंदर कमरे से निकलकर मेरे पति का दोस्त अजय हमारे सामने आ गया और उसने मुझे शांत करते हुए कहा, भाभी शांत हो जाओ, सुनैना मेरी बीवी है। 2 साल पहले सुनैना को मैं ही दिल्ली लेकर आया हूँ। अजय के मुंह से ये सुनकर मैं और रवि हैरान थे। अजय से हम दोनों को सोफे पर बैठने को कहा और तभी सुनैना पानी का गिलास लेकर आ गई। माहौल थोड़ा शांत हुआ तो अजय ने कहा, सुनैना का पहला पति मैं ही हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। हमने अपने घर वालों को राज़ी कर लिया और हमारी शादी हो गई। मेरी कुछ गलतियों की वजह से उस वक़्त मुझ पर 20 लाख से ज़्यादा का कर्ज हो गया था, जिसे मैं सुनैना को भी नहीं बता पा रहा था। धीरे धीरे मेरी शादी को 3 साल बीत गए थे और कर्ज बढ़ता चला गया। मुझे कुछ ना सूझा। तब मैंने 50 लाख का अपना जीवन बीमा करवाया और ख़ुद को मरने की प्लानिंग करता रहा ताकि मेरे मरने के बाद बीमे की रकम से मेरे घर वालों की सारी मुश्किलें हल हो जाएं। एक रात मैं मेरठ शहर में ही था कि एक फैक्ट्री में मैंने आग की लपटें देखी और देखते ही आग की भयंकर लपटों ने उस पूरी बिल्डिंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बिल्डिंग में फंसे कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग अभी बिल्डिंग में ही फंसे हुए थे। मैं किसी तरह बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो वहाँ मैंने कई जली हुई लाशें देखी। मैंने उनमें से एक लाश को चुनकर उसे अपने कपड़े पहनाए और जेब में आधार कार्ड वगैरह रख दिए। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। अगले दिन अखबार में मरने वालों की सूची में अपना नाम देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मैं वहाँ से दिल्ली आ गया। सुनील मेरा बचपन का दोस्त है, उसने मेरी मदद की और यहीं से सुनील के साथ सेकंड हैंड कार के बिजनेस में लग गया। मैं बीमे की रकम घर वालों को मिलने का इंतज़ार कर रहा था, इसीलिए मैंने 1 साल तक सुनैना से भी संपर्क नहीं किया। लेकिन इसी बीच सुनैना को विधवा समझकर उसकी दूसरी शादी कर दी गई। जब ये बात मुझे पता चला तो मैंने इसे अपना मुकद्दर समझा और सुनैना को भूल गया। सुनैना का ससुराल सुनील के घर के पास में ही है। 2 साल पहले जब सुनील गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए मेरठ जाने की तैयारियों में था, तब मैंने अपने दोस्त सुनील से कहा कि वो लौटते वक्त एक बार सुनैना की खबर भी लेता है। सुनील लौट कर आया तब मुझे पता चला कि सुनैना अपने ससुराल में इतनी दुखी है कि उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। अजय की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रवि बोल पड़ा, ये तुम झूठ बोल रहे हो अजय। अगर सुनैना मेरे घर में इतनी दुखी थी तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं। मेरी भाभी थोड़ी ख़राब ज़रूर है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं कि वो सुनैना को सुसाइड के लिए मजबूर करे। अजय की बातें सुनैना को ठीक नहीं लगी।
वो झट से बोली, रवि से शादी की पहली रात ही मुझे मालूम चला कि रवि किसी औरत के साथ संबंध बनाने के लायक नहीं है। ये बात मेरे ससुराल वालों को मालूम थी। रवि की भाभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि मैं अपने जेठ के साथ संबंध बनाकर बच्चा पैदा करूं, और जेठानी के इशारों पर मेरा जेठ मेरे साथ रेप करता रहा। मैंने अपनी सास को ये बात बताई तो वो बोली, इसमें गलत क्या है, और रवि को भी ये बात मालूम थी, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। रवि अच्छी तरह जानता है कि मेरी लड़की इसके बड़े भैया के रेप का ही नतीजा है। रवि कुछ न बोला और सुनैना के सामने सर झुकाए खड़ा रहा। सुनैना ने आगे कहा, 2 साल पहले सुनील मेरठ आए हुए थे। एक दिन वो मुझे मिल गए और उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर लिया। सुनील से मेरी फ़ोन पर बातें होने लगी। घर में मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैंने फ़ोन पर सुनील को अपनी सारी बातें शेयर कर दी। उसके बाद सुनील ने मुझे जो बताया तो मेरे होश उड़ गए। मेरा पति अजय जिंदा है, ये जानकर मैं बेचैन हो गई। सुनील ने अजय से मेरी बात कराई और फिर उस दिन के बाद से लगातार मेरी बात अजय से होने लगी, और अजय के कहने पर मैं रातों रात दिल्ली आ गई। सुनैना की बातों से मुझे सुनैना पर दया आने लगी थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर आने की उसे क्या ज़रूरत थी। मैंने सुनैना से पूछा, तुम्हें अजय के साथ ही रहना था तो अपनी बच्ची को क्यों छोड़ आई, उसे भी साथ ले आती। सुनैना बोली, रवि के परिवार को औलाद की ज़रूरत थी, वो मैं उन्हें सौंप आई। थोड़ी देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या बोले। सभी सर नीचे झुकाए बैठे रहे। तभी सुनील की आवाज़ कानों तक आई, सुनीता, अजय बुरा आदमी नहीं है। 5 साल पहले मेरठ में अजय का पुरानी कारों को खरीदने बेचने का बिजनेस अच्छा चल रहा था, तो मैंने दिल्ली में बिजनेस के लिए अजय से 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उन रुपयों से मैंने तो अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, लेकिन अजय डूबता चला गया। उसका बिजनेस चौपट हो गया। धीरे धीरे वो 20 लाख के कर्जे में चला गया। तब मैं उसके रुपए लौटाने की स्थिति में नहीं था, और फिर 3 साल बाद ये मुझे दिल्ली में मिला तो मुर्दा बनकर। अजय को ओल्ड कार के बिजनेस का अच्छा एक्सपीरियंस था और उसका मुझ पर कर्ज भी था, इसीलिए मैंने अजय को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया, और केवल 2 सालों में ही हम दोनों ने मिलकर अपने बिजनेस को कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। मैंने कहा, लेकिन अजय, तुमने अपने स्वार्थ के लिए बीमा कंपनी को ही नहीं, उस माँ को भी धोखा दिया है जिसकी लाश को तुमने अपनी लाश में बदला था, और इस काम से मेरे पति सुनील ने तुम्हारा साथ दिया, इसीलिए वो भी बराबर का गुनहगार है। सुनील ने कहा, ये बात हम दोनों को भी कचोट रही थी, इसीलिए 1 साल पहले ही उस बीमा कंपनी में जाकर अजय ने अपनी पूरी बात रखी। मुआवजे के तौर पर जो रकम बनती थी उसकी किश्तें बन गई, और तब से हर महीने अजय उस बीमा कंपनी के लोन की EMI भर रहा है। रही बात उस माँ की, तो हमने हादसे वाले दिन और उसके अगले कई दिनों के खबरों को खंगाला तो हमें एक खबर मिली कि उस फैक्ट्री का एक कर्मचारी लापता है, उसकी लाश नहीं मिली। अजय ने उस घर को ढूंढा और अपनी गलती के मुआवजे के रूप में अजय उस परिवार को 5 लाख रुपए देकर आया। अब मेरे सामने पूरी स्थिति साफ हो चुकी थी। फिलहाल मेरी नज़र में रवि के अलावा कोई गुनहगार नहीं था, लेकिन वो अपनी गलतियों पर बेहद शर्मिंदा था। सबके सामने वो गर्दन झुकाए बैठा रहा। मैंने रवि से पूछा, जब तुम्हें अपनी नामर्दी का पता था तब तुमने सुनैना की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? रवि कुछ न बोला, सर झुकाए बैठा रहा। सबके सामने उसकी नामर्दी की पोल खुल चुकी थी। मैंने उससे कहा, तुम सुनैना को इतनी शिद्दत से इसीलिए ढूंढ रहे थे ताकि तुम्हारे ख़ानदान को वो बेटा दे सके, यही बात है ना रवि? सुनैना की आंखों में आंसू थे तो रवि के चेहरे पर शर्म, लेकिन मेरी नज़र में तो रवि से बड़ा बेशर्म फिलहाल कोई नहीं था। कहानी से सीख, औरत कमज़ोर होती है
हमें इस सोच को बदलना होगा। औरत कमज़ोर नहीं होती, बल्कि उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। औरत अगर खुद को कमज़ोर समझेगी तो वो इतना कमज़ोर हो जाएगी कि हवा का मामूली झोंका भी उसकी हस्ती मिटा देगा। लेकिन अगर औरत अपनी ताकत को पहचान ले तो वह बड़ी से बड़ी सुनामी को भी रोक सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।